दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ डीएनएन की खास पेशकश दास्ताने कामयाबी। दर्शकों, एक ऐसा सफ़र जो एक आम इंसान को खास बनाता है और ख़ास हम में से सभी बन सकते हैं, लेकिन कौन चुनौतियों को स्वीकार करता है, कौन चुनौतियों को स्वीकार करके उस पे आगे बढ़ने का साहस दिखाता है, आम और ख़ास का बस इतना छोटा सा फ़र्क होता है। अब तक हमने आपकी मुलाकात बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के लोगों से करवाई, राजनीतिज्ञों से करवाई, डॉक्टर से करवाई, प्रोफेशनल से करवाई। दर्शकों, आज उसी कड़ी में हम बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं लुधियाना की एक ऐसी शख्सियत जिसको किसी पहचान, किसी इंट्रोडक्शन की दरकार नहीं है। आइए हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज अपने स्टूडियो में विजय दानव जी का। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों, एक लंबा अरसा इन्होंने समाज सेवा में लगाया। सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कामयाबी का वो सिलसिला कब शुरू हुआ और कब वो अकेले से एक कारवां बन गया, ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस पेशकश में। बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमने स्वागत करा और अब हम विजय जी से सिर्फ एक पहला प्रश्न करना चाहते हैं जो हमेशा हम अपने दर्शकों के लिए करते हैं। विजय जी, सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो हम चाहते हैं वो ये कि जन्म कहाँ? धन्यवाद विवेक जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डीएनएन के लिए मुझे बुलाया। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। और दूसरी बात, आपने जो मेरे जन्म के बारे में पूछा, तो 3 अगस्त 1965 मेरा जन्म जो चंडीगढ़ सेक्टर 16 हॉस्पिटल में हुआ, क्योंकि मेरे नानके वही हैं और मेरी माता श्री, जिनका नाम सोमा देवी है, वो चंडीगढ़ को बिलोंग करते थे। और पहले पीछे मेरे नाना जी शिमला को बिलोंग करते थे, उसके बाद वो चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ फिर मेरा जन्म जो है 3 अगस्त 1965 को चंडीगढ़ सेक्टर 16 में हॉस्पिटल में हुआ। विजय जी, अब एक अगला प्रश्न जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम यादों के झरोकों में झांकते हैं, जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पीछे की हमें याद नहीं रहती। अगर आप अपने बचपने में जाने का प्रयास करें तो वो कौन से लम्हे हैं जो आज आपको याद हैं, जब आपको वो धुंधली धुंधली या स्पष्ट सी यादें आपके जहन में हो? सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा जो हम कहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा मुझे मेरे नानका परिवार ने चंडीगढ़ में मेरे को पढ़ाया। मैं 4th क्लास तक वहीं पढ़ा जी। उसके बाद मेरे दादाजी पूजनीय तुलसीदास जी और मेरे पिता पूजनीय श्री श्रवण कुमार जी और मेरी दादी माँ, उन्होंने मेरे परिवार में बातचीत की कि हमारे खानदान में पहला बेटा जी, क्योंकि नानकों में भी और दादकों में भी मैं पहला संतान थी, और उन्हें भी बहुत चाह था और इन्हें भी बहुत चाह था। लेकिन क्योंकि एक प्रिंसिपल ही है कि दादकों का जोर ज़्यादा चलता है, ज़्यादा होता है जी, तो इसलिए इन्होंने जब कहा तो मेरे नाना जी और नानी जी कन्विंस हो गए। कहा जी ठीक है, ये आपकी उमानत है, अगर आप इन्हें लुधियाना लेके जाना चाहते हो तो आप ले जाइए। तो उस समय वो मेरे ग्रैंडपा, मेरे दादाजी और दादी जी, मेरे मदर, मेरे फादर मुझे लुधियाना ले आए और मैं आर्या स्कूल में पढ़ा। वहीं से मैंने मतलब जो 4 साल चंडीगढ़ में गुजारे वो तो 0 हो गए, और यहाँ उन्होंने एक फर्स्ट में लिया जी। वहीं से मैंने हायर सेकेंडरी पास की। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। तो बस धुंधली सी बातें तो जीवन में यही है कि बहुत गरीब परिवार से मैं उठा हूँ, और मेरे पिताजी कारपोरेशन में एक सफाई सैनिक के तौर पर काम करते थे। मेरी मदर हाउसवाइफ
और मेरी मदर बहुत संस्कारी वो माँ थी मेरी, अब भी हैं, और उन्होंने मुझे बहुत संस्कार दिए। आज मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे जीवन में मेरी माता का बहुत अहम योगदान है और अहम रोल है उनका मेरे जीवन में बहुत सारी परिवर्तन लाने के लिए। और धुंधली सी यादें करते हुए तो ये है कि मैं 33 गज में मकान था, मेरे नानके बना के गए थे, और मेरे पिताजी नगर निगम में एक सफाई सैनिक के तौर पर काम करते थे और 45 रुपये उनको मिलते थे महीने का। रूसी में घर चलाना, मैं भी पढ़ता था, मेरा छोटा ब्रदर जिसका नाम अजय और मेरी सिस्टर सुनीता, हम 2 भाई 1 बहन थे, उन सभी को पढ़ाना मदर ने भी बहुत मेहनत की, पढ़ गए। और जब कभी बारिश आती थी तो कई जगह मकान की छत से, इसे कहते हैं ना मकान पानी चो रहा है, तो कई जगह बर्तन रखने, तो मुझे वो भी बातें याद है। लेकिन मैं आज ये जरूर कहता हूँ कि जीवन में जो आपका आरंभिक जीवन होता है वो ऐसा ही कष्टदायक होना चाहिए। अगर जीवन में शुरुआत में अगर आपने कष्ट सह लिया, पुरुषार्थ कर लिया, मेहनत कर ली, तो जो आगे का यौवन और बुढ़ापे का जो जीवन है वो सार्थक चलेगा। मैंने बहुत से लोगों को कई बार देखा है, उनका जीवन आरंभिक जीवन बड़ा मतलब सुख सुविधा वाला होता है, और बाद में उनके जीवन में मैंने बहुत कष्ट देखे। तो मैं ये भगवान की कृपा से ये मानता हूँ कि जो पहला जीवन था बड़ा संघर्ष में था, और मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि संघर्ष में पड़ने के बाद आज जितनी भी प्राप्तियाँ हुई हैं, अगर वो शुरू में कभी ऐसा ना होता तो शायद आज ये पहचान ना होती। एक छोटी सी एग्जांपल मैं ज़रूर अपने पिता की देना चाहता हूँ कि जीवन में आज तक मैं कभी किसी भी काम में फेल नहीं हुआ, लेकिन एक बार 8वीं में मैं पढ़ता था तो फेल हो गया। तो मेरे पिताजी शाम को आए और उन्होंने कहा कि मेरा साहब पास हो गया। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो फेल हो गया 8वीं क्लास। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहानियाँ दे पुत ने काई खोदना। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बड़ी आत्मा पे चोट हो गई। सारी रात मतलब रोता रहा, आंखों में आंसू आते रहे। सुबह अपने पिता को चरण स्पर्श किया, दिल में एक धारणा पैदा कर ली कि अब काई दा पुत कहानी खोदूगा, कुछ बनेगा। तो उसी सोच को लेके मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, और कभी भी किसी के साथ बेवजह कभी धक्का नहीं किया, कभी बेवजह परेशानी नहीं उनको दी, लेकिन अपनी लाइन को बढ़ाते चला गया। और आज पूरे देश में लोग बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। दर्शकों, ज़्यादा कुछ बोलने का हमारे पास इसमें होता नहीं है, क्योंकि जो मज़ा इस बातचीत का सुनने में है वो शायद बोलने में नहीं। विजय दानव जी ने बताया कि पिताजी सफाई कर्मचारी थे, सेवक थे, 45 रुपये महीने की आय थी। चलिए, कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, 45 रुपये बहुत ज़्यादा भी अगर आप जोड़ लें तो कुछ इतनी बड़ी रकम भी नहीं बनती है कि 3 बच्चों के साथ उनको शिक्षा देना, उनकी सारी व्यवस्थाओं को प्रॉपर चलाना और सब कुछ समेट करके चलना। और एक जो उन्होंने फेल होने पर एक जो शिक्षा दी, या जो एक मोटिवेशन पॉइंट हम कह सकते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में आता है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें चुभ जाती है, और वो चुभन ना शायद कभी कभी ज़रूरी भी होती है कि वो बरकरार रहे, क्योंकि अगर वो चुभन ख़त्म हो जाती है ना तो हमारे अंदर से जज्बा भी ख़त्म हो जाता है। विजय दानव जी ने बताया कि
एक वो चुभन थी 8वीं फेल होने पर, जब पिताजी ने कहा कि भाई हमें भी वही काम करना है जो पिता ने करना, तो कोई बात नहीं, तुम फेल हो गए तो क्या हो गया। हालांकि वो उन्होंने किस भाव से कहा होगा, क्या उस समय उस पिता की मनोदशा रही होगी जिसने कम पैसे में भी बच्चे को शिक्षा देना जरूरी समझा, उसका कष्ट सिर्फ उसी को पता होता है। लेकिन उस बात को महसूस कर पाना एक व्यक्ति के लिए उस बचपने में बहुत महत्व रखता है। विजय दानव जी, आपने बहुत सुंदरता के साथ वो बड़ा लंबा सफ़र तय कर लिया ग्रेजुएशन तक का हमारे दर्शकों के साथ। पढ़ाई लिखाई में क्योंकि तब इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, और ख़ास करके जब आप ऐसे बैकग्राउंड से निकल के आते हैं, जो साथ के बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो अलग अलग जगहों से होते हैं, किसी का कोई स्टेटस होता है, किसी का कोई ऐसा वाक्य आपको याद है जब आपको ये लगा हो कि लोगों ने आपको नीचा दिखाने का प्रयास करा हो और आपने डट करके सामना करा हो कि नहीं, मैं जो भी हूँ मैं बन करके दिखाऊँ? बहुत सी घटनाएं ऐसी जीवन में आई हैं, लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया कभी। बहुत सुंदर। मैंने अपना गोल बना के रखा अपने जीवन का, कि जो मेरे पिता ने मेरे को ये कहा कि काइयां दे पुत ने कहा ही खुदना, मैंने उसको अपने जहन में बिठा के रखा कि मैंने इनकी तरफ नहीं ध्यान देना कि ये क्या बोलते हैं। कई ऐसी जीवन में घटनाएं हुई, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैंने कभी ऐसा किया होगा। कभी मैंने किसी का मन भी नहीं दिखाता मैं था किसी का, मैंने कभी किसी को चोट नहीं कभी पहुंचाई, शब्दों की नहीं कभी पहुंचाता। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हुई, लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं कभी दिया। मतलब मैंने अपना गोल, चिड़िया की आंख चिड़िया की आंख की तरह उस पर ध्यान रखा कि मैंने जब मैं कुछ बन जाऊंगा ना, तो एक कहावत मैंने पढ़ी थी कि जब आप शुरुआत करते हो ना तो लोग कुछ और तरह से बात करते हैं, जब अपनी पकड़ बना लेते हो तो लोग कुछ और तरह से बात करते हैं, जब हम मंजिल पे देते थे तो लोग झुक के बात करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैंने वो दिमाग में अपने बना ली कि मैंने उस गोल पे पहुंचना है, और किसी तरह की कोई सुविधाएं ना होने की वजह से भी मैंने कभी उन पर कभी चिंता नहीं की, कभी अपने पापा को शिकवा नहीं किया, कभी मामा को, अपनी मदर को मैं चाई जी कह के बुलाता हूँ उनको, और मैं अपनी दादी अम्मा का, उनका नाम भी कर्मा देवी था, कर्मी देवी, उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बचपन में नानकों की ओर से भी और दादकों की ओर से मुझे बहुत प्यार मिला। तो वो प्यार जो था ना, वो लोचक मेरे पे कभी अपनी बातें हैवी कर ही नहीं पाए, तो मुझे प्यार ही इतना मिला था, तो मैंने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, मैं अपना गोल बनाता चला गया। और मैं बस एक बात जो पिताजी की थी उसको कंटिन्यू करके आपका अगला सवाल का जवाब देता हूँ कि 16 साल मुझे लगे वो उस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते और मेहनत करते हुए। और जब पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब बने, तो वो हमने यहाँ हमारे लुधियाना में एक घाटी मोहल्ला है, उनका सम्मान समारोह रखा हमने। तो बाल साहब गाड़ी में बिठा के मेरे को लेके आए, तो मैंने अपने छोटे ब्रदर अजय को कहा कि पापा को लेके आए। जब मैं पापा को बाल साहब ने प्रोग्राम किया, उनका बहुत सम्मान कर दिया, वो चले गए, मैं अपने पापा को अपने गाड़ी में नाल बिठाया। तो मैंने पापा को कहा, मैं कहा आज आपका बेटा लगता है जी आपको कि कहाँ खोदा। तो उन्होंने कहा कि क्या बात होगी, उनको याद भी नहीं था, उनको तो याद है ना, तो रूटीन में वैसे ही कह दिया। मैंने कहा ये आज से 16 साल वर्ष पहले आपने ये कहा था कि काइयां दे पुत ने कहाँ खोदना। मैंने उसको दिमाग में रखा कि लोग या मेरे पिता अभी ये कहेंगे कि बेटा हो तो विजय दानव जैसा। तो ये मैंने सोच बना के उस सवाल का 16 साल के बाद जवाब दिया, और माननीय मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने मुझे अपना सलाहकार भी बनाया, और सी बहुत प्राप्तियाँ जीवन में। हम उसी तरफ अब चलते हैं। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा लुधियाना से, ग्रेजुएशन तक आपकी क्या सोच थी कि आगे ज़िंदगी में क्या करना है? क्योंकि ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। आज की डेट में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, या इतने सारे उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो समझ ही नहीं पाती वो क्या करना चाहती है, और वो कहीं का कहीं निकल जाती है।
जब उस समय आप उस दौर में ग्रेजुएशन करके निकले या जब कर रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या था, क्या बनना है? ये भी एक टर्निंग पॉइंट है। जब मैं जी। पढ़ता था, स्टूडेंट था ना, तो दिमाग में एक ये बात तो ठीक ही है, जिस समाज में मैंने जन्म लिया, जी तो पढ़ने के बाद पे बैक टू सोसाइटी, जी उनके लिए भी काम जरूर करना है जीवन में। क्योंकि मुझे जो मुश्किलें, जो समस्याओं से मैं घिर के यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं कोशिश करूँ कि उनकी समस्या को समाधान में उनको गाइडलाइंस जो है कुछ ना कुछ उनको दूँ। जी तो वे बैक टू सोसाइटी का लिए मैंने सोच बनाई, और इस एक ऐसे ही चलते ही एक दौर ऐसा आ गया कि हमारा एक धार्मिक संगठन है, जी उसका नाम भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज है, उसको शॉर्ट में भवादस भी कहते हैं। ठीक है। तो उनके संस्थापक परम पूजनीय ऋषि रत्नाकर जी महाराज ऐसे सड़क पे जा रहे थे, तो मैंने वैसे ही उनसे चरण स्पर्श किए। तो मेरे एक दोस्त थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें बाबा शूद्र जी कहते, शोक शूद्र जी। तो उन्होंने वैसे ही उनसे कह दिया कि ये बड़ा लड़का अच्छा है जी, इनकी सेवा करने की बड़ी भावना। तो उन्होंने वैसे उनको कहा, ऐसे नहीं किसी के बारे में कहा जाता। तो मुझे लगा कि यार मतलब इन्होंने मेरे लिए कोई बात सुन ली ना। तो उसके बाद उनके संपर्क में आए, आते आते लगातार जीवन में बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत सा उनका संगत किया, बहुत कुछ मिला उनसे। और एक जीवन जो था हमारा, वो भी उन्होंने उसको एक तरह से पूरा बदल के रख दिया। फिर परम पूजनीय अपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को पढ़ा। तो उन्हें पढ़ने के बाद तो फिर ऐसा लगा कि जीवन में ना, मतलब सिर्फ एक जी लेना ही सब कुछ नहीं है। जीवन वो है कि जो लोगों के काम आए, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे फिर एक साधारण कार्यकर्ता से काम करते करते आज उस संगठन का राष्ट्रीय मुख्य संचालक हूँ, चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ। और पूरे भारत में हमारी ब्रांचेज हैं, पूरे भारत में हम धार्मिक और सामाजिक काम करते हैं। तो उस टाइटल पे बहुत काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उससे मैंने देश में बहुत से लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकाला, नशे से बाहर निकाला, दहेज प्रथा से, जो सामाजिक बुराइयाँ, उन सामाजिक बुराइयों से नौजवानों को एक सार्थक जीवन जो है जीने के लिए प्रेरित किया। और लोगों ने बहुत, मतलब हज़ारों की तादाद में लोग मेरी इस विचारधारा को लेकर आज देश में काम कर रहे हैं। दर्शकों, विजय दानव जी ने एक बहुत सुंदर सा एक शब्दावली इस्तेमाल करी। शायद आपने ध्यान भी दिया हो सकता है ना भी स्किप कर गए हो। कभी कभी जब हम बातों में होते हैं तो हमें बातें इतनी अच्छी लगती हैं कि कुछ एक चीज़ें छूट जाती। मैं रिपीट करना चाहूँगा, पे बैक टू सोसाइटी। जी, ये वो जज्बा है जो इंसान को इंसानियत सिखाता है। हम सब पहले कमाते हैं अपने लिए, फिर उसके बाद अपने परिवार के लिए। और शायद आज हम दुनिया भर में सबको दोष देते हैं कि सरकार ये नहीं करती, वो ये नहीं करता, उसने ये नहीं करा। हम कभी भी अपनी तरफ नज़र नहीं करते। बहुत सुंदर शब्द इन्होंने इस्तेमाल करा है, पे बैक टू सोसाइटी। हम में से कितने ऐसे लोग हैं, खास करके उस युवा अवस्था में, जो ये सोचते हैं कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो गई, मेरे परिवार की ज़रूरतें पूरी हो गई, अब वो समाज जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उस समाज के लिए मैं क्या करूँ। और शायद यही एक सोच है जो एक आम आदमी को ख़ास आदमी के रास्ते पर डाल देती है। उसका जो बनने का सफ़र होता है ना, हर व्यक्ति खास बनना चाहता है, महान बनना चाहता है, लेकिन उस महानता की शुरुआत वो कहाँ से करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पे बैक टू सोसाइटी शायद वो एक ऐसा शब्द रहा जिसने आज इनको एक राष्ट्रीय पहचान दी, एक ऐसी भावना दी जिसके साथ, इनकी विचारधारा के साथ आज सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग इनके पीछे चलना शुरू हो गए। ये तो था विजय दानव जी आपका एक रूप जो समाज के लिए था, अपने वाल्मीकि धर्म समाज के लिए था, उन बच्चों के लिए था जो शिक्षा से वंचित रहे, उस समाज के लिए था जिसके पास शायद बहुत सारी दुश्वारियां आज भी हैं, पहले ज़्यादा थी, आज थोड़ी कम हो गई हैं। और वो आपका प्रयास, हम उसको नमन करते हैं। उस प्रयास के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि वो आगे इसी प्रकार बढ़ता रहे। राजनीतिक सफ़र कहाँ से शुरू हो गया? राजनीतिक सफ़र किस उम्र में शुरू हुआ? शायद मुझे याद है कि 90
87 के करीब, जी। 88 और 87 में हुआ। मतलब बहुत कम उम्र में, 20-22 साल की उम्र में। बहुत कम। जी। बस उसी में माइंड में एक था कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लोगों का भला करना चाहते हो तो राजनीति भी बहुत ज़रूरी है। मैंने जब महापुरुषों को पढ़ा तो परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने एक अंकित किया कि जो लोग राजनीति के प्रति सुचेत नहीं रहते उन लोगों को जालिम लोगों के अधीन रहना पड़ता है। तो मैंने जब वो पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो भगवान ने हमें खुद गाइडलाइंस दी है। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक मुझे राजनीति में आने से मुझे एक और दिमाग में ये है कि यार राजनीति बड़ी धुंधली और बड़ी देश में और तरह की। तो मैंने एक चीज़ और वहाँ से परमात्मा से और भी मुझे प्राप्त हुई कि जिस पे वो विराजमान है ना, कमल के फूल पे है। जी। तो दिमाग में ये रखा कि ये कमल का फूल हमेशा गंदगी में रहता है लेकिन अपने आप को हमेशा ऊपर रखता है, कभी गंदगी उनको छू नहीं सकती, चिपक नहीं पाती। तो इसलिए मेरे दिमाग में है कि परमात्मा ने भी कमल पे ही विराजमान क्यों हुए कि विश्व में पूरी दुनिया में अगर कहीं कोई विकृतियाँ हैं तो एक कमल से उनको उदाहरण है तो उनको दूर करें। तो मैंने उसको दिमाग में रख के राजनीति को स्टार्ट किया। फिर पढ़ते गुरु रविदास जी महाराज को भी पढ़ा। उन्होंने तो सीधे लिखता कि ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। मैंने कहा यार ये तो राजनीति के बारे में ऐसे महापुरुष अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, बुरी व्यवस्था नहीं है। तो पूरी इसका मतलब ये है कि ये चीज़ अच्छी है, लोगों ने इसको माड़ा बना दिया, तो क्यों ना इसमें फिर ढंगाई में इस पर जाया जाए, इसके बीच ढूंढ के देखते हैं क्या गलत है क्या सही है। और उसके बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को पढ़ा तो उन्होंने तो सारा कुछ परिवर्तनीय राजनीति से आया हूँ। अगर वो सांसद ना बनते तो इस देश के फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना बनते और वो सारी इस देश के हज़ारों लोगों को जो ज़िंदगी लाखों लोगों को नसीब हुई है, सुविधाओं से वंचित थे, वो कभी उनको प्राप्त हो नहीं सकते। तो इस बीच में छोटा सा आपका सवाल रोक रहा हूँ क्योंकि कहीं मिस ना हो जाए। जी 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 जी। इतने अभावों से निकल करके आए, 8वीं फेल भी हो गए, पिताजी का ताना भी सुन लिया, ठीक है। तो बच्चे के अंदर एक डर होता है कि भाई अब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अब मुझे नौकरी करनी चाहिए जिससे घर में और मैं सुरक्षित। ये जो एक सुरक्षा का दृष्टिकोण हमारे बचपने से हमारे अंदर डाला जाता है जिससे शायद बहुत सारे लोग समाज को तो देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। उसके बारे में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अब तो मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, अब मुझे समाज को पहले नहीं देखना चाहिए, पहले अपने परिवार को देखना चाहिए, मैं 4 पैसे कमा के लाऊं, पहले अपना एम्पायर खड़ा करूँ, फिर देखेंगे दुनिया के बारे में? ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है। मैंने ना पढ़ते बहुत महापुरुषों को पढ़ा जी। तो उन्हें मानवर कांशीराम जी को भी मैंने पढ़ा जी। तो मैंने मानवर कांशीराम जी को जब पढ़ा तो उन्होंने एक बार मायावती जी को कहा कि मैं आपको सीएम बनाना चाहता हूँ और तुम डीएम बनना चाहती हो जी। अगर मैं तेरे को सीएम बना दूं तो कितने जिलों के डीएम तुम्हारे इशारे पे काम करेंगे और देने। एक तो मैंने ये भी पढ़ा। देखो सोच तो बड़ी रखनी चाहिए। और दूसरा मुझे ये लगा कि एक ग्रेजुएट बच्चा वो एक कलर की लगे, इससे क्या हो? तो एक कलर क्या परिवर्तन कर पाए? वो तो अपना जीवन भी नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं परिवर्तन कर पा सकता। लेकिन कहीं ना तो मैंने माइंड में बना लिया कि क्यों ना इस पढ़ाई को सार्थक तरीके में लगाया जाए और उसको दिमाग में रख के अगर मैं फाउंडेशन कर लेता, सरकारी मुलाजिम बन जाता तो शायद मैं पूरे देश में, या मैंने पिछले यूरोप में भी जाके आया हूँ, लगभग 20-22 कंट्री मैंने प्रचार करके आया हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो ना एक काल्पनिक बन जाएंगी, दायरे में कलर का आदमी क्या कर सकता है, कलर की क्या तरक्की बाद में इंस्पेक्टर बना, रिटायरमेंट हो जाए, 60 साल का हो जाना था। तो ये दिमाग में रख के कि जीवन तो बहुत छोटा है, काम बड़े करने हैं, उस सोच को दिमाग में रख के मैंने सरकारी मुलाजिम या सरकारी कर्मचारी की नौकरी नहीं करना पसंद कर रहा।
और मैंने अपने पिताजी से भी यही कहा था कि अगर आपने मुझे पढ़ाया है आपका धन्यवाद, लेकिन मैं आपको कभी निराश नहीं अब होने दूँगा। तो उस सोच के रख के मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी मैंने तरक्की की। मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने एक समाज में लोगों को ही लगा रहा, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। मेरे दो, एक बेटा और एक बेटी है। मेरे बेटे का नाम कनौज है, मैंने उसको पहले पढ़ाया इंग्लिश, उसने एमए इंग्लिश की है। मेरी बेटी दिव्या दानव, दिव्या ने मतलब एमए की है। पहले मैंने बच्चों अपनों को भी किया, मैंने अपना घर बार भी बनाया, अपना कारोबार भी बनाया, मैंने मतलब हर तरह से काम किया। ये ना लगे कि लोगों को भी, पूरे समाज को कहता था कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, खुद कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आप तो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाए। क्या इन्होंने क्या इनकी मॉरल ड्यूटी क्या बनती थी। तो मैंने सभी क्वेश्चन जो थे उन क्वेश्चनों को अपने जीवन में ख़त्म करने की कोशिश की कि ये कहीं से अगर ये गलत है तो उसको ख़त्म करो, ये गलत है तो उसको करो। अगर बच्चों की कल को बात आए कोई ये ना कहे कि इन्होंने तो अपने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। घर पर भी बनाया और हज़ारों लोगों को रोज़गार में भी उनको खड़े किया। मतलब सोच को पॉजिटिव रखा, सोच को कभी नेगेटिव होने ही नहीं दिया। इस सवाल को भी दिमाग में रखा कि कहीं कोई कल को ये क्वेश्चन ना खड़ा कर दे कि बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करते हो, अपने बच्चे तो आप पढ़ा नहीं पाए, आप अपना घर तो देख नहीं अपना पाए, घर तो देख नहीं दूसरे पाए, को घरों की आप चिंता करते हो। तो ये जो सवाल थे इनको भी मैंने कोशिश की कि साथ में वो भी ख़त्म होते चले जाएं। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि जीवन में आज जितना मैं संतुष्ट हूँ, अपने बच्चों से लेकर, अपने माता पिता को लेकर, अपने धर्मपत्नी से लेकर, अपने दोस्तों से लेकर, अपने समाज से लेकर, वी आर सेटिस्फाइड। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन में जो जीवन को पूरे 43 साल लगाए हैं वो सार्थक है। वो ऐसा नहीं मुझे कभी फील हुआ कि यार व्यर्थ में जीवन गुजरा। तो वी आर द सेटिस्फाइड। मैंने अगर और भी जीवन लगा तो उस जीवन के अंतिम पड़ाव तक, मौत के अंतिम पड़ाव तक लोगों की सेवा करते ही इसको जीवन गुजारूंगा। दर्शकों, बहुत ऐसा प्रश्न था जो करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हमने विजय दानव जी को बीच में रोक करके प्रश्न करा। अक्सर जब हम अपना शिक्षा को पूर्ण करते हैं, हम सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी ढूंढते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ढूंढ करके भी हम कभी भी ये नहीं देखते कि सिक्योरिटी तो मिल गई, लेकिन क्या संतुष्टि मिली। ये प्रश्न बहुत ज़रूरी था। ये प्रश्न हमने पूछा नहीं था कि सिक्योरिटी आपको मिली या नहीं मिली, संतुष्टि मिली या नहीं मिली। हमने तो सिर्फ एक प्रश्न करा था कि भाई आपने पहले अपने आप को सिक्योर क्यों नहीं करा। लेकिन जवाब इसका जो मिला वो ये मिला कि जो इन्होंने चुना उससे इनको संतुष्टि मिली। और मेरे ख्याल से संतुष्टि से बड़ा कोई धन है नहीं, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। एक अमीर से अमीर आदमी भी ये कहता है कि यार मैं अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहा, कंपनी लॉस पे जा रही है, या मुझे और चाहिए। ये जो और की दौड़ है ये शायद हमें पूरे जीवन आराम से बैठने नहीं देती। और मेरे ख्याल से दानव जी आप भी शायद सहमत होंगे, सबसे अमीर वही है जिसके पास संतोष का धन है। बिल्कुल। राजनीति में पदार्पण हो गया, शुरुआत क्या दिक्कतें आई राजनीति? क्योंकि आपने बताया कि आप ऐसे समाज से निकल के आए थे, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियंस का नहीं था कि जो आपको बिल्कुल सीधे वरद हस्त मिल जाता किसी का। संघर्ष तो वहाँ पर भी करना पड़ा होगा इस मुकाम तक पहुँचने के लिए जहाँ पर आप हैं आज। वहाँ पर किन दुश्वारियों का सामना करें? राजनीति में मैं शिरोमणि अकाली दल को चुना, क्योंकि उस समय मतलब ना तो बीजेपी, ना कोई मतलब बीएसपी, ना कोई और थी। उस समय दो ही पॉलिटिकल पार्टियां पंजाब में सत्ता में रहती थी, एक कांग्रेस दूसरी और अकाली दल। अकाली दल को जब मैंने स्टडी किया तो मैंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पढ़ा कि भाई जैता जी तो जब उन्होंने गल बकड़ी लेकर कहा कि रंगरेटे गुरु के बेटे, तो मुझे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की इस विचारधारा को सुनने के बाद मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि इस देश में आज भी वर्ण व्यवस्था जो है वो कायम है। बहुत जगह मैं कह सकता हूँ कि पंजाब में नहीं, नॉर्थन इंडिया में, लेकिन बहुत जगह भी है कायम है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतनी बड़ी बात बना ली, एक
गरीब परिवार पाई जाता, जिन्हें वर्तमान में बाबा जीवन सिंह कहते हैं, वो एक बच्चा, वो मतलब उनको अपने मतलब छाती से लगा के कहना कि रंगरेटे गुरु के बेटे मेरे बोल में, तो मुझे ऐसा लगा कि श्रोमणी अकाली दल सिद्धांतक तौर पर ये सही है, ये सार्थक। और देखो पॉलिटिकली है, मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का भी बनता है, अकाली दल का भी बनता है, तो क्यों ना इसे चुना जाए। तो मैंने चुना, तो यहाँ लुधियाना में एक अगुवाई उस समय करते थे 86 में, उनका नाम जथेदार हीरा सिंह गाबड़िया था, वो जिलाध्यक्ष थे। मैंने उनके संपर्क में आया। उसके बाद सुरजन सिंह ठेकेदार जी थे, मैं उनके संपर्क में आया। फिर सरदार गुरचरण सिंह जी टौड़ा, जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के और सिख धर्म के वो जिन्हें बहुत मतलब सम्मान की दृष्टि से रोशन दिमाग अगर किसे कहा जाता तो गुरचरण सिंह टौड़ा साहब को कहते। मैं उनके बहुत नज़दीक चला गया, यहाँ तक कि मुझे एक पिता जैसा प्यार उनसे मिला। उसके बाद बाल साहब के पास नज़दीकता हुई तो उन्होंने तो बहुत प्यार दिया और पार्टी में बहुत सम्मान मिला, वर्किंग कमेटी के मेंबर भी बनाया, यूथ अकाली दल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी बनाया, फिर उसके बाद चेयरमैन भी बनाया, फिर प्रेसिडेंट में अकाली दल का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर पंजाब में कोई पार्टी प्रैक्टिकली दलितों के उत्थान के लिए अगर कोई सार्थक सोच रखती है तो मुझे ऐसा लगा कि वो सरदार प्रकाश सिंह जी बादल है और वर्तमान में सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जो प्रेसिडेंट है। और मैंने जितनी बार भी सरकार बनी है, मैंने उनको जो भी कहा उन्होंने 1 मिनट लगाया। या मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे सरदार प्रकाश सिंह जी बादल और सरदार सुखबीर सिंह बादल जी के पास नज़दीक सौभाग्य मेला प्राप्त हुआ और उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा को सुन के वो प्यार इतना हो गया, कभी मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि ये कोई पॉलिटिकली प्रेसिडेंट है। वो तो मुझे ऐसा लगता था कि इतना नज़दीक। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मेरे बेटे की जब शादी हुई कनौज की तो मैंने वैसे ही उनको कह दिया, मैं कहा जी बेटे की शादी बतौर मुख्यमंत्री तो आपने आना। वो रात को कम जाते तो रात को शादी थी, वो रात को भी आ गए। तो बतौर ग्रैंड पा मतलब दादा की मिलनी, मेरे बेटे के शादी में जो दादा की मिलनी है वो सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने। तो ये सारी चीज़ें मुझे इतना प्यार हर जगह ही मिला। एक बहुत अच्छा वाक्य आपने एक बार हमारे साथ शेयर करा था, मैं भी चाहता हूँ मेरे दर्शकों को भी पता चले। अमृतसर में जो तीर्थ स्थान है जी जी उसके बारे में कैसे आपने उसका जीर्णोद्धार के लिए प्रयास करा। वो ऐसा कि हमने 24 मई 1964 का हमारा संगठन का स्थापना दिवस है, तो हमने बाल साहब को बुलाया वहाँ। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए जी भी कितना सुंदर जगह होनी चाहिए और बड़ी ऐतिहासिक जगह है और परमात्मा ने रामायण की रचना की, माँ सीता जी और लव और कुश को उन्होंने पालन पोषण किया। और जब उन्होंने देखा तो एक बार तो उन्हें भी ऐसा लगा कि अच्छा, तो वहाँ एक और मतलब जहाँ भगवान के हम नतमस्तक होते मत्था टेकते थे वहाँ पुलिस चौकी बनी हुई थी। तो हमने कहा कि ये देखो जी, क्या दरबार साहब में कभी है कोई दुर्गाना मंदिर में है, किसी और मंदिर में है? तो उन्होंने 15-20 मिनट ऑर्डर किए, चौकी उठा दी। तो हमें कॉन्फिडेंस हो गया कि बाल साहब हमारी बात सुनते हैं। तो उसके बाद हमने उनसे बातचीत की तीर्थ के बारे में। तो धन्य है वो परमात्मा उनको स्वर्ग में वास दे। 300 करोड़ रुपया लगा के उन्होंने पावन वाल्मीकि तीर्थ का उत्थान किया। आज विश्व में जहाँ भी लोग कभी वाल्मीकि तीर्थ की बात करते हैं ना, तो मैं तो यूरोप में भी बोल के आया हूँ बहुत से लोगों के साथ कि जब लोग दरबार साहब मत्था टेकने जाते तो साईं मियाँ मीर जी की याद आती। बिल्कुल। और जब पावन वाल्मीकि तीर्थ में मत्था टेकने के लोग जाया करेंगे तो सरदार प्रकाश सिंह बादल, सरदार सुखबीर सिंह बादल जी की याद आया करेगी। तो ये राजनीति में हुआ ना, 300 करोड़ रुपया मतलब 3 अरब रुपया कहाँ ये गरीब समाज या कहाँ हम सब उसको उत्थान के लिए लगा सकते थे। तो राजनीति को अपने ढंग से व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए नहीं, समाज अच्छे काम के लिए, अच्छे उत्थान के लिए
समाज के लिए, धर्म के लिए अगर उसे इस्तेमाल किया जाए तो कोई माड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है। राज आपके सामने है जी। देखो बहुत सुंदर इस तरह। अयोध्या में अगर राजनीति से सारा परिवर्तन हो गया, बिल्कुल। देश के बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब मतलब राजनीति से, जोगी जी राजनीति से इतना बड़ा परिवर्तन लेके आ गए जी वहाँ। तो राजनीति कोई माड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो लोगों ने इसको धंधला कर दिया जिन्होंने सिर्फ करप्शन की है, अपने निजी स्वार्थों अपने के लिए। निजी स्वार्थों के लिए राजनीति शब्द को एक बहुत ही धुंधला करके रख दिया, काला कर दिया उसे। और जो हमारे जैसे लोग हैं वो लोग तो अपना काम करते हैं। हम तो राजनीति में रह के भी कमल की तरह अपने आप को वो बना के रखा कि राजनीति में भी रहेंगे लेकिन कमल की तरह रहेंगे, कोई आँच ना नहीं है, कुछ छींट ना लगे। दर्शकों, हमने बातचीत के सिलसिले को सुना विजय दानव जी से, उनके बचपने से लेकर उनके माता पिता के संघर्ष से लेकर उनके परवरिश तौर तरीक़ों से लेकर के इनके यहाँ से के सफ़र को जाना। राजनीति कितनी खूबसूरत चीज़ हो सकती है समाज के लिए, मानवता के लिए, वो भी इन्होंने स्पष्ट बताया, अपने जज्बे को भी बताया और समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व जो हर व्यक्ति का होता है उसको भी इन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से समझा दिया सबको। दानव जी, आज के परिवेश में हम बात करें, आजकल के जो हालात हैं हमारे बच्चों के, युवा वर्ग के, हर कोई रातों रात कुछ भी बन जाना चाहता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो आपका शिक्षा हो या बिजनेस हो। वो चाहता है कि बस मैं आँख खोलूँ और सब कुछ परिवर्तित हो। मैं, क्योंकि ये धारावाहिक जो हमारा है, ये जो हमारी बातचीत का सिलसिला जिसको आप कह सकते हैं, ये हमने केंद्रित ही युवा वर्ग पे करा, क्योंकि उनको शायद जो आपने भी सबसे पहले बात करी, नानकों का पूरा प्यार मिला, दादकों का पूरा प्यार मिला, माँ बाप का पूरा प्यार, सम्मान और वो सब कुछ मिला जो एक बच्चे को चाहिए था। आज की डेट में जो हमारा युवा वर्ग भटक रहा है वो ये सोचता है कि जो वो करता है बस वही ठीक है और जो भी पीछे रह गए उनको तो शायद कुछ पता ही नहीं है समाज और दुनिया के बारे में। मैं एक संदेश आपके माध्यम से अपने युवा वर्ग के लिए ज़रूर चाहूँगा कि हमारे परिवारों का, हमारी संस्कृति का क्या महत्व है एक व्यक्ति को, एक आम इंसान को खास कर। जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश का जो युवा वर्ग है ना जी, पहले तो उन्हें संघर्ष करना सीखना चाहिए। वो करते हैं शॉर्टकट जी, और शॉर्टकट में कोई प्राप्ति जो होती है उसी तरह से जैसे आदमी ऊपर को चढ़ता है ना उसी में नीचे भी आ जाता है। जी। अगर आपने संघर्ष से कोई चीज़ को प्राप्ति की होगी तो उसे बनाए रखने के लिए भी आप प्रयासरत रहोगे। बिल्कुल। कुछ लोग क्या करते हैं, खासतौर से हमारा जो युवा वर्ग है, वो पिता ने मेहनत कर दी, दादा ने मेहनत कर दी, वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी के ना उसको तबाह कर देते हैं, इसलिए वो डाउन जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मैं देश के युवा को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मत सोचो कि आपके दादा ने क्या किया, ये मत सोचो कि आपके पिता ने क्या किया, ये सोचो कि आपने क्या किया। बॉस, अगर आप इस पे आके केंद्रित हो जाओगे कि मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बर्बाद करने पे तुला हुआ हूँ, तो जिस दिन आप ये सोच अपनी बना जाओगे उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। मैं आपके माध्यम से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन में सामाजिक बुराइयाँ, चाहे वो नशाखोरी है, चाहे और सामाजिक बुराइयाँ, अंधविश्वास है, इन सभी से अगर आप दूर रहोगे, लोगों में प्यार मोहब्बत बना के रखोगे, आपसी भाईचारक साझ बना के रखोगे, और ये हमारा जो देश बहुत खूबसूरत सुंदर देश, सोने की चिड़िया है, इसको अगर सार्थक दुनिया का सुंदर बना के रखना चाहते हो तो आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारक साझ जो है इसको बना के रखना। द्वेष भावना जो है इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। जो लोग द्वेष भावना बना के रखते हैं वो सीमित हो जाते हैं। सभी लोगों से प्यार करो। ये जीवन आपको प्यार बांटने के लिए मिला है, नफरत बांटने के लिए नहीं मिला। तो मैं आपके माध्यम से इस देश के युवा को जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि ये देश आपका है, आपके हाथों में सुरक्षित है, रह सकता है अगर आप अपनी सोच को बड़ा बनाओगे तो।
इस देश को और खूबसूरत बनाने के लिए इस देश में जो द्वेष भावना करते हैं लोग, उसको दरकिनार करो, प्यार मोहब्बत भाईचारा का सांझ पैदा करो। ये देश पूरी दुनिया की अगुवाई कर सकता है अगर आप आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा का सांझ अगर आपने स्थापित कर ली, द्वेष भावना से दूर निकल गए और आपने जीवन को एक गोल बना के चलो कि मैंने उस मंजिल पे पहुंचना है। अगर आपने अपने जीवन में इस गोल को प्राप्त करना है तो आपको ये जो मैंने गलत धारणाएं जो आदमी के अंदर उत्पन्न होती है उससे अगर आप बाहर निकल जाओगे तो अपने गोल पे भी चले जाओ और हमारा देश जो है वो भी पूरी तरक्की करेगा। और हमारे देश में कभी भी आपस में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा जो है वो राइट्स जिसे कहते हैं दंगे, वो कभी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा देश ही सारा बुनियाद ही मोहब्बत के खड़ी है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए सभी लोगों ने मेहनत की है, हिंदुओं ने भी मेहनत की है, दलितों ने भी मेहनत की है, सिखों ने भी, मुसलमानों ने, क्रिश्चियनों ने, बौद्धि ने भी, जैन ने भी, पारसी, सभी लोगों ने। 15 अगस्त 1947 से पहले तो हम सभी एक ही लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों को बाहर निकालने की। अगर उसके बाद भी हम एक होके इस देश की को और आगे बढ़ा के लेके चलें तो शायद इससे बढ़िया कोई और बात हो नहीं सकती। तो मैं आपके माध्यम से देश के युवाओं से यही निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग आप लोगों को गलत दिशा में लगाते हैं अपनी स्पीचें कर करके, उनसे दूर रहें। देश के हित में, भाईचारे के हित में काम करें, आपको लक्ष्य से संतुष्टि जो है वो प्राप्त हो। दर्शकों, ये थी हमारी एक मुख्तसर सी छोटी सी मुलाकात विजय दानव जी के साथ, जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करा, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों के प्रति समर्पित रहे। जो मुकाम इन्होंने हासिल करा, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ये उस मुकाम में और आगे बढ़ें, क्योंकि इनका जो स्वप्न है वो व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं, इनका स्वप्न मानवता से, एक पूरे संपूर्ण समाज से जुड़ा हुआ है। ये समाज के उत्थान का स्वप्न है, ये देश के उत्थान की अखंडता का स्वप्न है। और हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे परमात्मा इनके इस स्वप्न में, इनको उस स्वप्न में और आगे लेकर के जाए, ये अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करें, उन ऊंचाइयों को प्राप्त करें जो अभी इस समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं इनके द्वारा। तो विजय दानव जी, हम बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है, हमारे दर्शकों का सौभाग्य होगा कि आपके जो उन्होंने इस छोटी सी यात्रा के बारे में सुना है, किस प्रकार आपने अपने माता पिता के संघर्षों को बताया, अपने संघर्षों को बताया, अपने जीवन की दिशा को बताया। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों आप में से ज़रूर कुछ ना कुछ इस थोड़े से कठिन रास्ते को चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि आम से ख़ास बनना ये उन्हीं के बस का है जो थोड़े से कठिन डगर पर चलने की हिम्मत करते। जो चलने की हिम्मत ही नहीं करेंगे वो ख़ास बन भी नहीं पाएंगे। तो दर्शकों, एक बार फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विजय दानव जी का, और उम्मीद करते हैं कि इनका दिशा निर्देशन युवाओं को मिलता रहेगा, समाज को मिलता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।